हाँ बेटा, नेक्स्ट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। एक नाम और भी है इसका, लेटरल शब्द यूज कर लो या फिर ट्रांसवर्स शब्द भी यूज कर सकते हो, दोनों ही वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेटरल या ट्रांसवर्स। दोनों का ही अर्थ एक ही है और अर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये वाला मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करते हैं जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। क्या अर्थ है मैग्निफिकेशन का, क्या बात है, सारी बात हम एक बार देखते हैं बढ़िया से और एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन से कोई टाइम वेस्ट नहीं है, डेरिवेशन के थ्रू हम बहुत सारी अच्छी बातें जान सकते हैं, जिनको जानने के लिए हो सकता है कि हमें बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, वो हम डेरिवेशन से बड़े आराम से जान सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी हल्की सी डेरिवेशन है, आप देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है बेटा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो डेरिवेशन एक जैसी सी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे बच्चे इसका पोल है, ठीक है। और यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, और जैसा मैंने आपको कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी होगी। फेयर इनफ। अब एक काम करो, इस बी पॉइंट से रेज भेजो और जानबूझ के एक रे ना उसको पोल पे स्ट्राइक कर दो। भाई हर तरफ रे जाएगी तो कोई ना कोई रे तो पोल पे जाएगी। दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑफ कोर्स एक्ट लाइक ए, क्या बोलते हैं बेटा उसे, नॉर्मल। एंड वी नो दैट दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से मेरे बच्चे दिस एंगल इज आई। वी नो दैट हाउ इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट, दिस रे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ अगर रखूं तो ऐसे भी कर सकता हूं। अब सुनना, मजे की बात सुनना। इंसिडेंट रे पर अगर ऑब्जेक्ट होगी देन यू नो इट वेरी वेल कि रिफ्लेक्टेड रे पर आपकी इमेज होगी। ये तो डेफिनेशन थी। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट था और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज था। तो ये बात तो तय है कि इस इंसिडेंट रे पर ऑब्जेक्ट बी है और इस रिफ्लेक्टेड रे पर पक्की बात है कि इमेज बी डैश है। तो या तो बी डैश मतलब रिफ्लेक्टेड रे पे होनी चाहिए, तो या तो बी डैश यहां है या यहां है या यहां है या यहां है, या इसको अगर पीछे ले जाऊं तो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। अब कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं। ये पॉसिबिलिटी आती है कि यहां बी डैश है तो परपेंडिकुलर खींच दूं, यहां ए डैश है, या हो सकता है कि बी डैश यहां हो तो मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं, तो हो सकता है कि ए डैश यहां पर हो। और दूर ले चलूं तो हो सकता है कि इसी रिफ्लेक्टेड रे पर और दूर जाऊंगा तो यहां कहीं आपका बी डैश है, तो परपेंडिकुलर खींच दूंगा तो ये आपका ए डैश। इस तरह से कोई बच्चा बोलता है सर अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसी को पीछे की तरफ और खींच दो, तो ऐसे वर्चुअल टाइप ऑफ इमेज भी आ सकती है। हाँ बेटा आ सकती है। यहां पर आपका बी डैश हो सकता है, मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया यहां पे, ये हमारे पास आ गया ए डैश। हमारा बी डैश यहां हो सकता है, परपेंडिकुलर खींच दो, दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। मेरे कहने का तुम अर्थ समझ गए होंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ये भी हो सकती है, 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 डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज की पोजीशन आती है, लेकिन इतना तय है कि जो इमेज होगी ना वो होगी, मतलब बी की इमेज जो होगी, जो बी डैश होगी, वो पक्की बात है कि इस रिफ्लेक्टेड रे पर ही लाई करेगी। ये बात तो तय है। इस डायग्राम को देखकर आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा आपने यहां पर क्या दो इन्फरेंसेस, क्या दो रिजल्ट निकाले, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप इस डायग्राम को देखकर कोई रिजल्ट निकालो कि यार ये स्टेटमेंट मैंने खुद सोचा है। ऐसा कोई रिजल्ट हो तो मुझे बताओ। आई होप सोच लिया होगा। अब मैं बोलता हूं। पहला रिजल्ट ये कि इमेज जितनी दूर है मिरर से वो उतनी ही बड़ी है। नजदीक है तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है। नजदीक है तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है। इमेज मिरर से जितनी दूर होगी उतनी बड़ी होगी।
तो एक पॉइंट तो मैं बहुत ही क्लियरली यहां से पता लग गया कि farther the image, comma, larger it is. इमेज मिरर से जितनी दूर उतनी बड़ी, नजदीक है तो छोटी है, दूर है तो बड़ी है। ये बात पता लग गई। तुम्हें एक बात का और आइडिया लग गया। तुम कह रहे हो कि सर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सेम साइड में हुए तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी। और अगर मिरर के आजू बाजू हुए, मतलब ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर, तो इरेक्ट इमेज बनेगी। देखो ये सीधी तो ये भी सीधी, लेकिन अगर ये सीधी तो ये उल्टी। तो मिरर के अगर सेम साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज हुए तो उल्टे बनेंगे, और आइदर साइड पे हुए तो इन्वर्टेड बनेंगे। काम आएगा अपने बहुत सारा। तो अगला पॉइंट हो सकता है कि आपने खुद भी सोच लिया हो। मैं कहां लिखूं, यहां लिख दूं। इफ ऑब्जेक्ट and image are on same side of mirror, comma, image will be erect, image जो होगी वो erect होगी। और अगर if object, बड़ा ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एंड इमेज आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए मिरर, कॉमा, इमेज इज इरेक्ट। बढ़िया बात पता लगी है, बहुत अच्छी बात पता लगी है। हालांकि हम इस अच्छी बात को थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं। सुनना, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है तो या तो दोनों मिरर के सामने है या दोनों मिरर के पीछे। अब सुनना इस बात को, मैं इसी स्टेटमेंट को, ये जो पहले वाला स्टेटमेंट लिखा ना, मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम और करने के मूड में हूं। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड ऑफ मिरर है तो मतलब दोनों या तो सामने हैं या दोनों पीछे हैं, तो उस केस में इन्वर्टेड बनेगी। अब सुनना, अगर दोनों सामने हुए तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, इंसिडेंट रे यहां से एक्चुअल में आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहां पर एक्चुअल में आ रही है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड। अगर दोनों ही मिरर के पीछे तो आप जानते हैं वर्चुअल होंगे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी इरेक्ट। दोनों सामने हुए, देखो इस पॉइंट को देखो ना आप, कि अगर सेम साइड ऑफ मिरर पे होंगे तो इरेक्ट। सेम साइड मतलब दोनों सामने, अगर दोनों सामने तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, इन्वर्टेड बनेगी। अगर दोनों मिरर के पीछे हुए तब भी साइन तो सेम होगा दोनों का, तब भी दोनों मिरर के एक तरफ होंगे, और अगर मिरर के एक ही तरफ होंगे तो ऑब्वियस बात है, अगेन हम कह सकते हैं कि कैसी बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी। नीचे वाले पॉइंट का थोड़ा सा अगेन पोस्टमार्टम और करते हैं। ये कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज आइदर साइड पे हुई, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर या ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, तो इरेक्ट बनेगी। मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तब भी इरेक्ट, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट मिरर के इस तरफ पड़ा हो। इस तरफ कैसे पड़ा होता है तुम्हें सिखा रखा है, वो कन्वर्जिंग रेज वगैरह आती है वैसे वैसे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, वही बनेगी इरेक्ट। तो मैं इस बात को एक तरीके से और बोल सकता हूं, इस वाली बात को, और वो ये है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड। कब बनती है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, जब दोनों मिरर के सामने, दोनों मिरर के पीछे हुए तब भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है, तो आप कह सकते हो कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तब भी इन्वर्टेड बनेगी। फेयर इनफ। इस नीचे वाले पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की और वर्चुअल इमेज कह रहा है क्या, इरेक्ट बनेगी। या ऑब्जेक्ट इधर और इमेज इधर, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वो भी इरेक्ट बनेगी। तो आप कह सकते हो कि सर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ये दोनों ही केस आपके इरेक्ट इमेज बनाएंगे, सीधी इमेज बनाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। हालांकि कोई बहुत बड़े पॉइंट नहीं है, ये सब जो बातें हमने बिल्कुल डेरिवेशन से या फिर ऐसे मतलब हमने लॉजिकली सोची है, ये सारे फॉर्मूले से भी आएंगी,
लेकिन फॉर्मूले से बेटर तो ये फील है ना कि आपको भी इस बात की फील है कि हाँ देखो सर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे पर ऑब्जेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे पर इमेज होगी, रिफ्लेक्टेड रे में इमेज यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, जितनी दूर उतनी बड़ी। फिर एक बात और पता लगी कि अगर ए सेम साइड में होंगी तो इन्वर्टेड होंगी, आइदर साइड में होंगी तो इरेक्ट होंगी। तो इसी बहाने हमने 2-4 बातें और पता कर ली जो हमारे काफी सारे ऑब्जेक्टिव जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सवाल में काम आ सकते हैं। लेकिन हमने बातों में लेटरल मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन तो हमने की नहीं। चलो मिटाते हैं इसको, अभी करते हैं। हम तो थोड़ा भावनाओं में आ गए। चलो खैर, कुछ तो पता लगा, इतनी सारी बातें पता लगी हम लोगों को। लेकिन हम अब वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं कि आखिर हमारा ये लेटरल मैग्निफिकेशन है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या काम आता है। इस बात पे हम वापस आते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा है, बन जाएगा अपन से बड़े आराम से। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास है कोई कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, यहां कहीं आपकी ऑब्जेक्ट, मैंने लेट से बेटा ये ऑब्जेक्ट रख दी, दिस इज ए बी। इसकी हाइट को मैंने एच ओ लिख दिया, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से मैंने एक रे भेज दी ऐसे, जो जानबूझ के पोल में भेजी है। ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएगी, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आएगी। इस रिफ्लेक्टेड रे पर इमेज आएगी, तो मैंने मान लिया कि यहां कहीं है, दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश। दिस एंगल इज मेरे बच्चे 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। वी नो दैट कि दिस एंगल इज आई, तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी तो आई। ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस आई। ये हाइट ऑफ इमेज मैंने इसको एच आई लिख दिया है। हालांकि इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो हम उसका भी ध्यान रखेंगे, चिंता मत करना, सब करेंगे अपन। पहले एक बार मैग्निफिकेशन डिफाइन तो कर लें कि लेटरल मैग्निफिकेशन किसे बोल रहे हो। हम बोल रहे हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, हम डिफाइन कर रहे हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे बोल दूं दैट इज माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये माइनस मैंने इस बात का लगाया है कि हमारे डायग्राम में ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, तो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो उस नेगेटिव को एडजस्ट करने का मैंने ऐसा लगाया है। अब एक चीज देखना, आपने शायद देख भी लिया होगा कि हमारा ट्राइंगल ए पी बी और हमारा ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। भाई ये एंगल आई, ये वाला एंगल आई, ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, तो दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हुए। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी। और आप यहां से बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश पी अपॉन ए पी। लेकिन आप बोलोगे सर मुझे है ना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि सर इसमें तो डिस्टेंसेस आ गई, और सर आपने मुझे सारी की सारी जो आदत पढ़वा रखी है वो डिस्टेंस की ना पढ़वा के आपने मुझे आदत पढ़वा रखी है कोऑर्डिनेट्स की। तो सर काश आप फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकाल दो तो मेरे लिए आसान रहेगा। मुझे सर डिस्टेंस वाला पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ। रेज आ रही है ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। अब देखना बेटा, ए डैश पी इमेज की डिस्टेंस, मुझे इमेज की डिस्टेंस लिखनी है। आराम से गौर करना कि मैं इमेज की डिस्टेंस को क्या लिख रहा हूं। टेक योर टाइम। माइनस वी लिखा है। सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, सर आपने माइनस वी क्यों लिखा है? नेगेटिव नहीं होती तभी तो माइनस वी लिखा है, क्योंकि रेज आ रही है इस तरफ, ये वाला साइड प्लस और ये वाला साइड माइनस। वी जो होता है वो आपके इस इमेज का कोऑर्डिनेट होता है, एंड वी नो दैट कि इमेज का कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, तो वी जो है ये अपने आप में नेगेटिव है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव नहीं होती तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस साइन लगाया है, पॉजिटिव करने के लिए मैंने माइनस साइन लगाया है।
अगेन चलिए नई बात समझ में आई, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसके लिए करता हूं, एक ही बात है, मुझे ये डिस्टेंस AP लिखनी है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो मैं AP को लिख रहा हूं -u। अगेन वही बात कि सर डिस्टेंस को नेगेटिव कैसे लिख रहे हो, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं, पॉजिटिव करने के लिए ही माइनस साइन लगाया है। हम जानते हैं कि रेज इस तरफ आ रही है, ये साइड प्लस है और ये साइड माइनस है, और ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कौन होता है, u, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो u जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव वापस से पॉजिटिव, माइनस माइनस कैंसिल, और मेरे पास ये आ गया v/u। इसको हमने हमारे एक्चुअल फॉर्मूले में रखा, तो हमारे पास आ गया माइनस a' अपॉन ab की वैल्यू आ गई है v/u। ले मेरे बच्चे, कितना बढ़िया फॉर्मूला आ गया कि मैग्निफिकेशन इज सिंपली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -v/u। बढ़िया फॉर्मूला है, भरोसा रखो, बिल्कुल बढ़िया फॉर्मूला है। अभी तो हम इसको और भी आसान कर देंगे, लेकिन ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे लेटरल मैग्निफिकेशन का। और जरा ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो हमने सोचा था। मैग्निफिकेशन एक तरह से ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट कितने टाइम्स है। अगर मैग्निफिकेशन 2 आ गया, इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की दुगनी है। अगर मैग्निफिकेशन -2 आ गया, इस बात का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट दुगनी तो है ही है, साथ में उल्टी है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन कभी -1/3 आ गया, इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले 1/3 है और उल्टी है। और अगर मैग्निफिकेशन 1/3 आया तो आप कहोगे सिर्फ इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले 1/3 और सीधी है। तो ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है, इरेक्ट और इन्वर्टेड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट कितने टाइम्स है इस बात का आइडिया दे रहा है। गुड। अच्छा, अब आप कहोगे सर अपन ने जो इतनी सारी पंचायत की थी वो भी सर इस फॉर्मूले में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। आपने कहा था कि सर इमेज जितनी दूर उतनी बड़ी, चेक कर लो, ऊपर v आया है, v मतलब इमेज कितनी दूर है, इमेज जितनी दूर होगी v उतना बड़ा होगा, v बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन बड़ा होगा तो हाइट ऑफ इमेज उतनी बड़ी होगी, जितना दूर उतना बड़ा। एक चीज और, अगर v और u का साइन सेम हुआ, दोनों प्लस प्लस हुए या दोनों माइनस माइनस हुए, उस केस में वो साइन तो कैंसिल, ये माइनस बच जाएगा, और ये माइनस बच जाएगा तो हम बोल देंगे कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। अगर आपका v और u दोनों सेम साइन के हुए तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। देखो ये वाली बात मैंने पहले लिखी थी, v और u दोनों सामने हुए, दोनों मिरर के सामने हुए, तो v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, एक नेगेटिव फिर बच गया। इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर होगी तो इमेज नीचे। मैंने लिखा रखा आपको कि रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज इज इन्वर्टेड। अगर v और u दोनों का साइन पॉजिटिव हुआ, मतलब सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों इधर हुए, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज प्लस प्लस, ठीक है, माइनस और आ गया, मैग्निफिकेशन फिर से नेगेटिव, मैग्निफिकेशन फिर से नेगेटिव, तो इसका मतलब फिर से क्या बनेगी, इन्वर्टेड। यही हमने कहा था, एग्जैक्टली ये कहा था। लेकिन अगर v और u के साइन अपोजिट हुए, अगर आपका v और u अगर अपोजिट साइन के हुए तो ऑब्वियस बात है कि v/u नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव पहले से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो उस केस में हमारा मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव। ये अगेन मैंने आपको लिखा रखा है कि ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, या ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, दोनों ही केस में, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, उस केस में हर बार आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये वाली जो बातें हमने मैथमेटिकली कही है, ये बात हम लॉजिकली भी कह चुके हैं, ये वाली बातें भी हम लॉजिकली कह चुके हैं। तो हमने जितनी बातें बोली थी बेटा वो सारी की सारी बातें वापस से फॉर्मूला भी बता रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बोल दिया ऐसा ही है। तो हमारे पास लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बढ़िया सा आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मान लेना बेटा साइन के साथ है, या y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑलवेज -v/u। और
एक छोटी सी बात और, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम v लिखना चाहें तो v का फॉर्मूला आया था uf अपॉन u माइनस एफ। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाँ बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस v बाई यू। ये v को मैं यहां पर रखूं तो u से u कैंसिल, मेरे पास आएगा माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस एफ, या फिर f अपॉन f माइनस यू। मेरे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया। मैं इसके आगे रिमेंबर लिख रहा हूं, मतलब याद करने के लिए। मैंने आपको लेटरल मैग्निफिकेशन के मेरे बच्चों दो फॉर्मूले याद कराए हैं, एक माइनस वी बाई यू फॉर्मूला याद कराया और एक और याद कराया एफ अपॉन एफ माइनस यू। मुझे पर्सनली ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा पसंद है, बच्चों को ये भी पसंद आता है। मैं कारण बताऊंगा, रुक जाओ। अक्सर सवालों में आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ है ये पता है, इमेज कहाँ है ये पता कर, मतलब वी पता कर, और इमेज कितनी बड़ी है ये पता कर। तो बच्चे बोलेंगे सर उसके लिए u से v निकालूंगा मिरर फॉर्मूले से, और फिर उसको इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो मैग्निफिकेशन पता लग जाएगी, और मैग्निफिकेशन पता लग जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इमेज कितनी बड़ी है। फेयर इनफ। लेकिन मान लो कल को सवाल ऐसा हुआ कि ये बताओ कि इमेज कितनी बड़ी है, बस पूछा ही नहीं हमसे कि इमेज कहां बनी। समझ रहे हो तुम इस बात को? ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है और इमेज कितनी बड़ी है। तो उस केस में तो मेरा बच्चा u से v निकालेगा मिरर फॉर्मूले से, और फिर इस v बाई यू को माइनस साइन के साथ लगाकर मैग्निफिकेशन लगाकर बताएगा कि सर ये देखो ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी थी और इमेज इतनी बड़ी है। लेकिन मेरे बच्चे से कोई अगर पूछे ही नहीं कि इमेज कितनी बड़ी है, सॉरी इमेज कहां है, ये ना पूछे और सिर्फ ये पूछे कि इमेज कितनी बड़ी है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इमेज कितनी बड़ी, तो उसे निकाल लूंगा ऐसे। अरे ऐसे क्यों निकालेगा, ऐसे निकाल ले। तुझे जानना ही नहीं कि इमेज कहां बनी है, तुझे वी तो निकालना ही नहीं है, तुझे तो सीधा ये पता करना है कि इमेज कितनी बड़ी है। तो सीधा बोल देना कि मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज एफ अपॉन एफ माइनस यू, एंड दैट्स इट। काम बन गया अपना। तो जब मुझे वी जानना ही नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती माइनस वी बाई यू फॉर्मूला लगाऊं, मैं तो सीधा बोल दूंगा कि मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये वाला फॉर्मूला तब काम आएगा आपका जब आपको ये ना जानना हो कि इमेज कहां बनी है। अब जब आपको पता ही लग गया मान लो किसी सवाल में कि इमेज कहां बनी है, फिर उस केस में इस फॉर्मूले से बेटर तो ये वाला ही है, तो ये वाला यूज कर लेना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि है ना, आप पर और सवाल पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने दोनों फॉर्मूला पर टिक लगा दिए, आपकी जो मर्जी हो वो यूज करें, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है। आई होप इट्स ओके। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं लेटरल मैग्निफिकेशन का ही, एक नहीं दो तीन पूछता हूं। पहला मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सवाल कैसे कैसे करते हैं, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। फेयर ना? तो मेरे बच्चों सवाल ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को चलो बच्चों एक बार के लिए अपन ए बी कह देते हैं, ठीक है। यहां कहीं इसका फोकस आएगा, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। चलिए करते हैं। सबसे पहले इस बी पॉइंट से रे भेज दीजिए ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रे गई ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। पहले ये पता करते हैं कि इमेज कहां बनेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू
यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, या फिर जैसे आप 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। आराम आराम से लिखाइए बेटा, क्या क्या लिखो। रेज आ रही है इस तरफ, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में 20 है, -20 -20, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40, तो फोकल लेंथ आएगा 20, कॉन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ तो प्लस का, तो प्लस का 20 प्लस का 20, ऊपर आ गया -20 इंटू 20 और नीचे मेरा अच्छा आ गया -40, शायद बेटा माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया हुआ और -10 आ गया, सॉरी माइनस नहीं बेटा, प्लस का 10 आ गया। इसका मतलब इमेज जो +10 बनेगी बेटा 20 पे, तो ये तो यहाँ भी बनेगी, लेकिन इमेज की कोई ना कोई हाइट भी होगी, और हमसे पूछा भाई फाइंड हाइट ऑफ इमेज, अभी निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं। हाइट ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे लेटरल मैग्निफिकेशन का। लेटरल सिर्फ तभी लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी ऐसे। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा बोलना, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड दैट इज -v/u। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर अब आप f अपॉन f माइनस यू क्यों नहीं लगा रहे। भाई जब हमने v निकाल लिया तो -v/u अच्छा है, लगा दो बेटा -v/u। v कितना है 10, u कितना मेरे बच्चे -20, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और मेरे पास ये आ गया हाफ। मैग्निफिकेशन हाफ आने का अर्थ क्या है, पहले ये सोच लो। मैग्निफिकेशन हाफ आने का ये अर्थ हुआ कि इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होगी। पॉजिटिव आया इस बात का मतलब क्या होगा, इरेक्ट होगी, और कहां होगी 10 सेंटीमीटर पे, प्लस में। इमेज बन रही है प्लस के 10 में, मतलब यहां कहीं, और ऐसी बन रही है इरेक्ट। चलिए हल्का सा रे डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रे आएगी और मिरर को तोड़ के चली जाएगी। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन तो ऐसे होगा। ये हो गया। एक रे और भेज दो अपनी मर्जी से, पोल पे भेज सकते हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी भेज सकते हो। मैंने दूसरी रे और भेज दी ऐसे, ऐसे ही हो कि अगर ये रे आगे जाती तो चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा दी। जो भी रे इस तरह से चलते 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराती है वो हमेशा मिरर को स्ट्राइक करती है नॉर्मली। ये रे जैसे जाएगी वैसे पलट के वापस। ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं आ रही है, कुछ गौर किया, दोनों डाइवर्ज हो रही है, कभी मीट नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहां कहीं जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये दोनों रेज किसी न किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, और जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी उस पॉइंट को हम बोल देंगे बी डैश। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड किया, दिस इज योर बी डैश। यहां मेरे बच्चे परपेंडिकुलर खींच दे, दिस इज योर ए डैश, और ये आ गई हमारी इमेज, और ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी हम निकाल चुके हैं। अरे हाइट तो निकाली नहीं, इमेज की हाइट विल बी बड़ा, इस 1 सेंटीमीटर को उधर ले जा तो उधर ले जा, तो मेरे पास आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज आ गया 0.5 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया है, इस बात का मतलब इरेक्ट बन रही है। इस इमेज के बारे में जो भी कोई आपको बात बोलनी हो अभी बोल दो। आप बोलोगे सर 2000 बातें पता लगी हैं। एक तो ये कि इसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, तो ऐसे को हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। अरे मेरे बच्चे क्या शब्द यूज करते हैं, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, ठीक है, लेकिन सीधा भी तो है, तो आप बोल दोगे हाँ सर इरेक्ट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर एक्चुअल में मीट की है, एक्सटेंड हुई है? आप बोलो सर एक्सटेंड हुई है, तो पक्की बात है कि ये तो वर्चुअल है। वर्चुअल को देखने के लिए हमें कोई स्क्रीन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, बढ़िया। और क्या चाहिए, इतनी सारी बातें मैं बता लग गई, बढ़िया बातें बता लग गई। आई होप इट्स ओके। ये हमारे पास इमेज कैसी है, बड़े आराम से मैं इस बात का आइडिया लग गया। छोटी है, सीधी है और वर्चुअल है। एक बात और याद करो, मैंने आपको याद करा रखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अलग अलग डायरेक्शन में हुई, अपोजिट साइड्स पे हुई तो इरेक्ट बनेंगी। चेक कर लो, इरेक्ट बनी है।
मैंने ये भी याद करा रखा है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तब भी इरेक्ट बनेगी। चेक कर लो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, इरेक्ट। ये याद कराया था, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट। रियल की रियल क्या बनेगी, इन्वर्टेड। वर्चुअल की वर्चुअल क्या बनेगी, इन्वर्टेड। मिरर के सेम साइड में हो तो क्या बनेंगे, इन्वर्टेड। मिरर के अपोजिट साइड्स पे हो तो क्या होंगे, इरेक्ट। बिल्कुल वही हमने प्रूव भी कर दिया इस सवाल के थ्रू। हालांकि ऐसे वो भी सवाल कर सकते हैं, करेंगे अपन करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूले से दोस्ती हो जाए इसलिए इतना सारा काम किया है। आगे चलें। नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल और, हालांकि सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपने हल्की फुल्की भी मक्कारी की, थोड़ी सी भी मक्कारी की, तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। तो मक्कारी मत करना, ठीक है। सवाल में कुछ भी खास नहीं है, मगर तुम लोग है ना बेवकूफ़ी कर ही देते हो, तो ध्यान रखना भाई। सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास ये मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ये मेरे बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर तो ऊपर है और मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, मैं सवाल वर्ड्स में लिख रहा हूं जिससे ना आप पूरा ढंग से समझ सको, है ना। फिर भी अगर आपने कोई बेवकूफ़ी की तो आपकी जिम्मेदारी है। सवाल है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इतना सही सवाल है बस। फाइंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना सेपरेशन है आपको निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए। आप एक बार वीडियो पॉज कर लें, मैं सवाल कर रहा हूं बेटा। इस ऑब्जेक्ट से रेज जो होंगे वो ऐसे आएंगे, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। इमेज कहां बनेगी उसको पता करने के लिए v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। रेज आएंगे इस तरफ, ये साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, u की वैल्यू मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, यहां पर डायग्राम तो आएगा। u की वैल्यू नेगेटिव में 30, नेगेटिव में 30। अब f कॉनकेव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10, प्लस नहीं माइनस, -10 -10। ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 30 इंटू 10, और नीचे -30 प्लस 10, मेरे ख्याल से -20 आ गया होगा। मेरे पास आ गया ये -15, ये -15 आ गया। इसका मतलब इमेज जो होगी वो -15 बनेगी। अच्छी बात है, -15 बना देंगे, इमेज यहां बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगी। कहां होगी? तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? वही लेटर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पता नहीं है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट जरूर पता है कि 1 सेंटीमीटर है, ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर। एंड मैग्निफिकेशन इज -v बाई यू। v मेरे बच्चे है -15, u मेरे बच्चे था -30, मैग्निफिकेशन आ गया -12। माइनस आने का आप अर्थ जानते हो, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, और हाफ आने का आप अर्थ जानते हो कि आधी हाइट होगी। इस 1 सेंटीमीटर को मैं ऊपर लेके आया तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आ गया -0.5 सेंटीमीटर। अब मैं बना रहा हूं डायग्राम। इसका मतलब जो इमेज होगी ना वो आएगी, x कोऑर्डिनेट तो है -15,
-15 किधर होगा, नेगेटिव में होगा पॉजिटिव में, तो आप बोलो सर नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर नेगेटिव में। अच्छी बात है। y कोऑर्डिनेट आया -½ सेंटीमीटर, माइनस आया मतलब ऊपर नहीं है नीचे। दिस इज योर इमेज एंड दिस डिस्टेंस इज 0.5 और ½ सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछा बेटा बताना जरा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सेपरेशन कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन। ये कैसे निकालें, मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस 30 थी, उसमें से ये 15, तो मेरे बच्चे ये 15, ये ½ सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास 3/2 सेंटीमीटर। तो ये वाला सेपरेशन कितना आया, तो आप बोलोगे सर ये वाला सेपरेशन आया रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 225 प्लस 9/4, that is रूट ऑफ 909/4। और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ठीक है, ये आंसर है रूट ऑफ 909/4 सेंटीमीटर। ये माना, आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन है। चलिए मैग्निफिकेशन पे थोड़े और सवाल करते हैं।